हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जिसमें हम हर ईयर से 10-10 क्वेश्चन ले रहे हैं। मतलब हर ईयर्स को 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर नहीं देखते, इसके साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या क्या है। और अगर किसी में कुछ डिस्क्राइब करने लायक नहीं है तो उसके जो और ऑप्शंस है उसके भी हम आंसर देखते हुए चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, पर क्वेश्चन रिपीट होने का ये मतलब नहीं है कि उसका जो क्या कहते हैं टॉपिक है वो भी रिपीट नहीं होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस की मदद से ये पता चलेगा कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हम यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो कि क्वेश्चंस इंस्पायर्ड है यूथ पब्लिकेशन से। और मैं अपने बारे में बता देती हूँ जल्दी से। मेरा नाम काजल है, मैंने ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। तो मेरी जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी या जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब हम क्वेश्चन करें तो आप प्लीज हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे फिर आगे बढ़े। अचानक से आगे मत बढ़ेगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। आई होप वी स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2018 का 19वां पार्ट है। इसके बाद हम 2019 पे चलेंगे। स्थापना स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन आने कम हो गए हैं। बट स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसके यहाँ पे ये दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, कथन दे रखे हैं, वो पूछे ही नहीं जा रहे हैं। वो पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में। अगर आपको यहाँ पे आपको ने देखा होगा एक बार, तो आपका माइंड मेकअप रहता है और आप वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घभाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क तर्क। और जब भी इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, पहले स्थापना पढ़ना है और इसलिए लगा के हमें ये पढ़ना है। इसलिए भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। आप इसका आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा, देख लिया होगा कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन देखेंगे कि हम आपने सही आंसर टिक किया कि नहीं किया और इसे हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वासना या संस्कार मतलब जो भी हमारे अंदर संस्कार है या जो भी हमारे अंदर खराब चीज है, वो वंशानुक्रम से चली आ रही दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतर प्रकृति में निहित संचय नहीं है। लाइक जो हमारे संस्कार है, क्या वो हमें पहले से मिलते हुए नहीं आ रहे हैं? और इसी कारण आचार्य की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की भी यह मान्यता की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। तो देखिए, दोनों गलत हो जाएंगे। इसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो हमारे संस्कार या फिर जो अच्छी और बुरी आदत है वो हमें हमारे उससे मिलती है। जो भी हमारे संस्कार है या फिर जो भी हमारे अंदर गलत आदतें हैं, वो वंशानुक्रम से पहले से ही चली हुई आ रही होती है, तभी हमें मिलती है। और तर्क यहाँ पे भारतीय आचार्य पहले थे।
पहले भारतीय आचार्य आए, फिर यहाँ पे पश्चिम के आए हैं। तो इसलिए भारतीय आचार्य और पश्चिम वालों से कैसे कुछ ले सकते हो? मनोविश्लेषणवादी समूह अवचेतन ये बिल्कुल से अलग है और गलत भी है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। देखिए आंसर सी है। यहाँ दिया गया कथन गलत है क्योंकि वास्तव में मनुष्य की अंतर प्रकृति में निहित वासना संस्कार वंशानुक्रम से संचय होते हैं, ना कि नहीं होते हैं। इसी कारण यह कहना कि वंशानुक्रम से नहीं आते गलत है। इसके साथ ही यह भी गलत है कि भारतीय आचार्यों की मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट होती है कि भारतीय विचारधारा अपनी स्वतंत्र परंपरा पर आधारित है, ना कि पश्चिमी विचारों पर। जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय आचार्य तो पहले आए हैं, पहले इनकी स्थापना हुई है, तो ये किसी से कॉपी क्यों ले करेंगे? और इनकी अपनी जो परंपरा है वो स्वतंत्र और अलग है, इन्हें किसी और की परंपरा पे चलने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्थापना। और जब भी आप क्वेश्चन आंसर करें तो उसे अटेम्प्ट करके अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए, चाहे कभी भी देख लो वीडियो। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिस विषय को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावों का अनुभव करता है, वे अकेले उसी हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। ए ए सही, आर गलत। असर्शन सही है, रीजन गलत है। बी ए गलत, आर सही। सी ए गलत, आर गलत। और डी ए सही, आर सही। आप बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए, उसके बाद हम सही आंसर पे चलेंगे। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो जैसे कि हम एक दोबारा क्वेश्चन पढ़ते तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वह अकेले उसी के हृदय से संबंध रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, नहीं तो गलत है। जो भी लेखक है वो अगर कोई से भी भाव, चाहे वो रति हो, करुणा हो, उत्साह हो, किसी भी भाव को महसूस कर रहा हो, अगर वो अपनी रचना में उसे डालता है तो सिर्फ वो राइटर ही उसको थोड़ी महसूस करता है, जो श्रोता है वो भी, जो पाठक है वो भी करते हैं। और अब इसका क्योंकि पढ़ते हैं क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। ये सही है क्योंकि जितने भी हमारे भाव है ये मनुष्य की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालते हैं, जो भी हमारा मनोविज्ञान है उस सब पे प्रभाव डालते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। आर सही है और वो गलत है। आंसर देख लेते हैं। यह कहना गलत है कि किसी के श्रोता या पाठक द्वारा अनुभव किए गए अब अनुभव किए जाने वाले करुणा, क्रोध, उत्साह, सौंदर्य या रहस्य, गंभीरता जैसे भाव केवल उसके निजी हृदय से जुड़े होते हैं। वास्तव में इन सभी भावों का अनुभव केवल एक व्यक्ति नहीं करता बल्कि पूरे समाज की सामूहिक भावना से जुड़े होते हैं। ऐसे भाव मनुष्य मात्र की संवेदनाएं और भावनात्मक चेतना पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए स्थापना गलत है और तर्क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम बिना देरी के। स्थापना। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, क्योंकि एकांकी आपको पता होगा जो भी नाटक होता है जिसमें एक अंक होता है उसे एकांकी बोलते हैं। और यहाँ पे नाटक के एकांकी को लघु संस्करण बोला जाता है, मतलब छोटा रूप बोला जाता है नाटक का। क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर
नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पहले बताया कि एकांकी जो नाटक है उसे लघु संस्करण कहा जाता है, क्योंकि अगर हम नाटक को काट-छाँट देते हैं, ये नाटकीय संघर्ष को पूर्ण विकसित नहीं किया जा सकता, मतलब छोटे रूप में उसे पूर्ण विकसित नहीं किया जा सकता है। ये इसका तर्क दिया गया है। तो बताइए, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर सही, दोनों सही है, या ए गलत है आर गलत है? बताइए, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि नाटक का एकांकी जो है नाटक का लघु संस्करण है, तो लघु संस्करण नहीं होता है एकांकी नाटक का। वो एक रूप है, ठीक है? वो जो छोटे फॉर्म में आता है, बट वो नाटक का लघु रूप नहीं, किसी भी नाटक को काट-छाँट के नहीं रखा जाता। और यहाँ पे जो लिखा है कि वो पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। एकांकी खुद में पूर्ण विकसित होता है, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। इसका हम आगे वो देख लेते हैं। रुकिए, वो छोटा दिख रहा है, मैं इसे बड़ा कर दूँ। यह कहना गलत है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। वास्तव में एकांकी को केवल नाटक का संक्षिप्त रूप माना जाता है। मतलब जो नाटक है, उस विधा का एक संक्षिप्त रूप है, पर उसका कोई संस्करण नहीं है। जैसे कोई बड़ा नाटक है स्कंदगुप्त, उसका कोई छोटा संस्करण नहीं बना सकते एकांकी का। एकांकी को कोई छोटा संस्करण नहीं मान सकते कि स्कंदगुप्त का कुछ काट-छाँट के हमने एकांकी बना दिया, ऐसा नहीं होता है। एकांकी एक अलग विधा है, नाटक का संक्षिप्त रूप माना जाता है, पर संस्करण नहीं होता, ना कि उसका छोटा किया गया संस्करण, क्योंकि पूर्ण नाटक को काट-छाँट कर प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है। साथ ही यह तर्क भी गलत है कि एकांकी में नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि एकांकी के माध्यम से भी नाटकीय संघर्ष का पूर्ण नाटकीय संघर्ष की पूरी तरह अभिव्यक्ति की जा सकती है। अतः स्थापना और तर्क दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसे धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसी संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। मतलब यहाँ पे वस्तु सौंदर्य की बात करी गई है कि वस्तु सौंदर्य एक ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित कर सकता है। मतलब हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो हम अंदर से आंदोलित हो जाते हैं, देख के गुस्सा आ जाता है, हिलोलित मतलब वो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। और दृष्टा में ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। मतलब हमारे अंदर वो शक्ति है, तभी तो हम उसके सौंदर्य से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समानधर्मी तत्व अंतर्निहित है। मतलब दृष्टा जो देख रहा है और दृष्टव्य जिस चीज को देखा जा रहा है, उसमें एक ही समानधर्म तत्व अंतर्निहित है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इस तरीके से दोबारा से पढ़ के समझाया इसलिए क्योंकि आपको भी पढ़ते हुए अगर असर्शन और रीजनिंग नहीं भी आ रहे हैं, तो भी आपको स्टेटमेंट पढ़ते हुए उसे तोड़-तोड़ के, जैसे मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा बहुत तोड़ के पढ़ा, वैसे ही तोड़ के आपको पढ़ना और समझना है कि ए और आर दोनों सही होंगे, या फिर पहला स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट जो है, तीसरा स्टेटमेंट जो है, उसमें से कौन-कौन से सही है, कौन-कौन से नहीं है। ठीक है? बी ए गलत, आर गलत, सी ए गलत, आर सही, डी ए सही, आर गलत। बताइए आंसर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था कि वस्तु सौंदर्य धर्म जो दृष्टा को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है। मतलब कि किसी भी वस्तु सौंदर्य में ऐसी शक्ति होती है कि वो देखने वाले को थोड़ा-सा आंदोलित भी कर सकता है, गुस्से में भी ला सकता है और हिलोलित खुशी भी दे सकता है। और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है कि एक ऐसे संवेदन और दृष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समानधर्मी तत्व अंतर्निहित है। तो एक ही भाव तो है ना दोनों में, तभी तो वो दोनों अच्छे से काम कर पा रहे हैं ना, तो ये दोनों सही है। हाँ जी, ये दोनों सही है, तो ए सही हो जाएगा। इसका आगे हमने वो रखा हुआ डिस्क्रिप्शन, वो देख लेते हैं। ए सही, आर सही। वस्तु में सौंदर्य ऐसी स्थिति या विशेषता होती है जो दृष्टा के मन को स्पर्श कर उसे आंदोलित करती है। उसी प्रकार दृष्टा के भीतर भी एक ऐसा संवेदन शक्ति होती है जो उसे उस सौंदर्य को अनुभव करने और उससे प्रभावित होने की क्षमता देती है। यह संभव इसलिए है क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य दोनों में समान स्वभाव या तत्व मौजूद है, इसलिए स्थापना और तर्क दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। मतलब जहाँ पे जड़ या रूढ़ है, मतलब कि रुका हुआ नहीं है, गतिशील है, वो बहता रहता है। क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला कभी जाए, लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। क्योंकि आप नाटक कभी का भी लिखा हो, जैसे आप स्कंदगुप्त देख लो, चंद्रगुप्त देख लो, वो बहुत पुरानी पृष्ठभूमि से लिखे गए हैं, पर वो खेला सिर्फ वर्तमान में ही जा सकता है। ठीक है? ये मैंने आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया पढ़ने के साथ ही, ताकि मुझे आंसर कराते हुए इतना एक्सप्लेन ना करना पड़े, हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसका। ए सही, आर सही, बी ए गलत, आर गलत, सी ए सही, आर गलत, डी ए गलत, आर सही। आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, क्योंकि हम ये पढ़ ही रहे थे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात है नहीं। ये बात सच है कि जो नाटक है, वो जड़ या रूढ़ नहीं है, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है ना, सिर्फ़ कहानी की तरह कि अगर कोई पढ़ेगा तभी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप बिल्कुल स्थिर भी बैठे हो और आप सिर्फ़ नाटक देख रहे हो, तो वो नाटक अपने आप गतिशील होता रहेगा, आपको उसमें देखने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और तर्क भी इसका सही है, क्योंकि आप अगर आप क्योंकि लगा के देखेंगे, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। जैसे कि मैंने आपको हिंट भी दे दिया था, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक है, बहुत पहले के हैं, ठीक है? इनकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत पहले की है, पर खेला ये वर्तमान में ही जाएगा। मतलब जब जयशंकर प्रसाद जी ने भी 18 में, 19 में लिखा होगा, तो तब वो नहीं खेला गया। अगर वो तब खेला भी गया, पर अगर आज की डेट में भी अगर हम उसे जीवंत करना चाहते, तो आज ही खेला जाएगा वो, उस समय का नहीं माना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नाटक को जड़ या स्थिर रचना नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक गतिशील जीवंत पाठ होता है। नाटक भले ही कभी पहले लिखा गया हो, लेकिन उसका मंच हमेशा वर्तमान में होता है। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त भले ही 1928 में लिखा गया हो, लेकिन जब भी उसका मंचन किया जाएगा, वह उसी समय के वर्तमान में जीवंत रूप से प्रस्तुत होगा, इसलिए स्थापना और तर्क दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थापना कह रहा है कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तर्क, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। आइए, तो आप समझ ही गए होंगे, जो कविता में चित्रित हो रहा है प्रेम, वो चाहे किसी के बीच का भी हो, चाहे नल दमयंती का हो या मनु का या फिर उनका हो, उर्वशी का हो या फिर पुररवा का हो, वो निजी होता है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। अब इसका कोड देखते हैं। ए सही, आर गलत, बी ए सही, आर सही, सी ए सही, ए गलत, आर सही, डी ए गलत, आर सही। आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है?
देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, ये गलत है। क्योंकि जो भी राइटर लिख रहा है, वो राइटर सारी ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखता है और वो सिर्फ़ उसका फिर निजी प्रेम नहीं रह जाता जब वो कविता में आ जाता है, तो उसका निजी नहीं रह जाता, वो फिर सामाजिक बन जाता है। और यहाँ पे जो लिखा है कि प्रेम जो है वो सामाजिक नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है? वो सामाजिक भाव है। तो ये दोनों गलत हो जाएँगे, दोनों किसमें गलत है? सी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए सी दोनों गलत है, ये कहना गलत है कि कविता में चित्रित प्रेम केवल निजी होता है क्योंकि कविता में प्रेम ना केवल व्यक्तिगत होता है, बल्कि सामाजिक और साहित्य भावनाओं का भी जुड़ा होता है। साहित्य भावनाओं का मतलब जो भी राइटर जो भी रीडर उसे पढ़ रहा है, जो भी अ, कोई भी अगर हम आज विद्यार्थी के तौर पे किसी कविता को पढ़ते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं ना और विद्यार्थी नहीं कोई भी आम इंसान भी उसे पढ़ सकता है, उससे ज़रूर से जुड़ेगा। इसी तरह यह तर्क भी गलत है कि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, क्योंकि प्रेम स्वयं में एक महत्वपूर्ण सामाजिक भावना है, जो मनुष्यों को दूसरे से जोड़ती है। अतः स्थापना और तर्क दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय की संवेदना से है। मैं एक और बार पढ़ लेती हूँ, बिल्कुल क्लियरली। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा है। मतलब जो हमारी चेतन अनुभूति है, जो भी हम फ़ील कर रहे हैं, वो संघटना और चिंतन की प्रकाष्ठा है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय की संवेदना से है। जो भी हम फ़ील कर रहे हैं, जो भी हमारे मन में भाव आ रहे हैं, अनुभूतियाँ आ रही है, चिंतन आ रहा है, उसका संबंध हमारे शुद्ध हृदय से है। ए सही आर गलत, बी ए सही आर गलत, सी ए गलत आर सही आर गलत, डी ए गलत आर सही। आप इसका आंसर कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये सही है, क्योंकि देखते हैं क्यों? चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा है। क्योंकि जो हम चेतना है हमारी, जो भी हमारे अंदर एक चेतना है, जिससे हम सजग रह रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, वो अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा की वजह से तो ना हम जब डीप थॉट करते हैं तभी तो चेतना हमारी जागृत होती है ना। पर क्योंकि अनुभूतियों और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय से है, शुद्ध हृदय से इसका नहीं है, विचारधारा और विचारों से, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही, आर गलत। ए सही, आर गलत, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ए सही, आर गलत। यह बात सही है कि चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा होती है, यानी चेतना अनुभूति और विचार का गहरा रूप है। लेकिन यह तर्क गलत है कि अनुभूति और चिंतन का संबंध केवल शुद्ध हृदय की संवेदना से होता है, क्योंकि वास्तव में अनुभूति का संबंध इंद्रियों, देखिए इंद्रियों और चिंतन का संबंध विचारधारा से होता है। जो चिंतन का संबंध है वो हमारे मस्तिष्क से होता है, ना कि हमारे हृदय से, तो हृदय की संवेदना नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धा तक पहुंचती है। ए सही, आर गलत, बी ए गलत, आर गलत, सी ए गलत, आर सही, डी ए सही, आर सही। इसका आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलम्बन अज्ञात होता है। तो श्रद्धा क्या है? एक भक्ति का भाव है और आलम्बन क्या भाव है। ठीक है, तो अगर हम श्रद्धा एक भाव को आलम्बन भक्ति का भाव मतलब आलम्बन जिससे हमारे भाव प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अगर एक श्रद्धा एक भाव है और आलम्बन उस भाव को प्रत्यक्ष करने का सामने लाने का एक तरीका है, तो ये अज्ञात कैसे हो सकता है? आलम्बन तो होना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे लिखा होता कि ज्ञात है, अज्ञात की जगह ज्ञात होता तो सही हो जाता, बट अभी ये गलत है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धा तक पहुंचती है, ये सही है। तो ए गलत, आर सही। सी इसका आंसर हो जाएगा, इसका वो देख लेते हैं। ठीक है, सी आंसर हो गया है। ये कहना गलत है कि श्रद्धा के कारण उसका आधार आलम्बन या उद्देश्य अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, क्योंकि वास्तव में श्रद्धा का आलम्बन स्पष्ट और ज्ञात होता है, चाहे वह ईश्वर हो, प्रिय व्यक्ति हो या कोई अन्य श्रद्धेय विषय। श्रद्धा की दृष्टि व्यक्ति के कर्मों और व्यवहारों के माध्यम से उसके श्रद्धा तक पहुंचती है, इसलिए स्थापना गलत है और तर्क सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। छायावाद आपको पता ही होगा, बहुत सारे वाद चले थे उसमें, प्रयोगवाद, छायावाद, ये सारे वाद चले थे। इसमें छायावाद में आपको पता ही होगा, बहुत सारे लेखक थे, 4 लेखक बहुत फेमस थे, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और एक और थे। इसलिए उसमें राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। यहाँ पे कहा गया है कि छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ सकती है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। ऐसे नहीं स्टेटमेंट आ नहीं सकती है, स्टेटमेंट आ सकती है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा ए सही आर गलत, बी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत आर सही, सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही आर गलत, बी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत आर सही। आप आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए छायावाद शुक्ल शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य गलत है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता भी थी, देश प्रेम भी था, भक्ति भी थी। बस एक छायावाद में एक रहस्यमय तरीके से इसे दिखाया गया है, और इसमें इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है, नहीं इसमें थी। तो ये भी दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, के बारे में जो भी बातें हैं। यह कहना गलत है कि छायावाद केवल लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, क्योंकि वास्तव में छायावाद में व्यक्तिकता, प्राकृतिक प्रेम, करुणा, राष्ट्रवाद और नारी चित्रण, मानवता और रूढ़ियों से मुक्ति जैसे व्यापक भाव शामिल है। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं येलो कलर से इसे वो कर देती हूँ, आपको पता होनी चाहिए। इसी कारण इसमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रबोध और आध्यात्मिकता भी विद्यमान रहती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अतः स्थापना तक दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति को सा पुनारा पुनार सॉरी भक्ति को सा पुराना रक्तीश्वरी कहा गया है, क्योंकि इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूप माना गया है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, सी ए सही आर सही, डी ए गलत आर गलत। आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
भक्ति को सा प्रानुरक्ति ईश्वरी कहा गया है, ये सही है। इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया। साध्य स्वरूप तो आपको पता है ना, मतलब एक होता है साधक और एक होता है साध्य, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो साध्य स्वरूपा माना गया, ये भी सही है, दोनों सही है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह कथन सही है कि भक्ति सा प्रानुरक्ति ईश्वरी कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, शांडाल्य सूत्र के अनुसार। इसका अर्थ है भक्ति, सॉरी एक मिनट, मैं इसे जरा हाईलाइट कर दूं जिससे आपको याद रहे कि ये इम्पोर्टेंट है। शां शांडिल्य सूत्र के अनुसार इसका अर्थ है भक्ति वह सर्वोच्च अनुरक्ति है जो ईश्वर के प्रति होती है। आपको पता ही है भक्ति तो ऐसी एक अनुरक्ति है ना जो ईश्वर के प्रति हो। इसी कारण भक्ति को साध्य स्वरूपा यानी अपने आप में एक परम लक्ष्य माना गया है। इसीलिए साधना और तर्क दोनों सही है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं था क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन है। आज वाली सीरीज में 15 क्वेश्चन है, ना कि 10। स्थापना, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। देखो मैं एक और बार पढ़ती हूँ, इस क्वेश्चन को आपको ढंग से समझ नहीं आया होगा। मानव और प्रकृति के बीच समानता, जो मानव और प्रकृति है उसके बीच समानता, पूर्व संपर्क जो पहले से संपर्क है, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के माध्यम सीधा और अनिवार्य संबंध है। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए गलत आर गलत, डी ए सही आर सही। आप इसका आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तो हम देखेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं देखेंगे। देखिए मानव और प्रकृति के बीच समानता और संपर्क, पूरकता या विरोध भाव मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। ये मानव और प्रकृति के बीच तो रिश्ता है ही ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना और प्रकृति के माध्यम सीधा और अनिवार्य संबंध है। यहाँ पे प्रकृति को ईश्वर के तरीके से दिखाया गया जिसमें अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव रूप कल्पना और प्रकृति के बीच सीधा अनिवार्य संबंध है, तो दोनों सही हो जाएंगे। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। इसका वो देख लेते हैं, एक मिनट। ये कैसे हो गया, एक मिनट, मुझसे थोड़ा गलती हो गई है। सही, इसका सही, ये सी सही होगा। सॉरी सॉरी, आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हो उससे ज्यादा क्लियर होगा। उत्तर, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध की भावनाओं में ही मिथक सृजन के मूल सूत्र निहित होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में अलौकिक और दिव्य शक्ति विद्यमान है। नहीं, इसका डी ही सही आंसर है। सॉरी, डी नहीं होगा, डी ही सही होगा। पहले मैंने ठीक लगाया था, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है, इसको हटा दीजिए, को कैंसिल कर दीजिए, मिस टाइप है, सॉरी सॉरी। उसमें निहित होते हैं, ये विद्यमान है और मानव के कल्याण का प्रकृति से एक सीधा और अनिवार्य संबंध है।
सॉरी, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का प्राय ही है। जो स्वच्छंदतावाद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाद काफी सारे एक साथ में जुड़े थे, तो इसमें बताया गया स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का ही प्राय था, मतलब उससे जुड़ा हुआ ही था, आगे चल ले जाने के लिए था तर्क, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया रूप व्यक्तिक कल्पना या निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए गलत आर गलत, डी ए सही आर सही। आप आंसर दीजिए, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का प्राय है, ये गलत है, क्योंकि जो छायावाद है वो स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का प्राय है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना छायावाद में रहस्यवाद था, तो छायावाद इन दोनों का प्राय है, ना कि स्वच्छंदतावाद छायावाद का, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीय की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पना और निजी रहस्यानुभूति की प्रतिफलन है। ये जो द्विवेदी युगीन के बारे में लिखा हुआ है ये सही है, तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बी ही है उत्तर। यह कहना गलत है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का प्राय है, क्योंकि वास्तव में छायावाद स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का प्राय है, ना कि इसके विपरीत। स्वच्छंदतावाद द्विवेदी युग की शास्त्रीयता और ऐतिहासिक परंपराओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। उसमें व्यक्तिक ये भी आ जाता है, ये आपको याद रखना है कि द्विवेदी युग में क्या क्या थी। देखिए द्विवेदी युग का शास्त्रीय और ऐतिहासिक परंपराओं के रूप में उभरा, इसमें मेनली ये आएगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिक काल्पनिक और निजी रहस्यानुभूति का प्रभाव देखा जाता है, इसलिए स्थापना गलत और तर्क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। जब आपने इतने सारे वादों के बारे में पढ़ा होगा, अद्वैतवाद और जितने भी वाद थे भक्ति काल से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि ये जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है या एक ही सत्ता को स्वीकार करता है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। और अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो कौन थे, अद्वैतवाद को मानने वाले कौन है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, अभी आप इसका आंसर दीजिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत इजी था। देखिए अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, ये सही है, पर इसका आप वो देखिए, क्योंकि यह जीव और जगत की सत्ता को पृथक सत्ता का में स्वीकार करता है, ये गलत है, क्योंकि अद्वैतवाद में मतलब कि इसके बाद में कुछ होगा ही नहीं, तो वो सिर्फ ईश्वर को सत्य मानते हैं, ईश्वर के बाद वो जगत को सत्य नहीं मानते हैं, वो जगत की सत्ता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ए सही आर गलत, ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी रखा है। यह सही है कि आदित्यवाद आत्म तत्व का विस्तार है। अद्वैतवाद के बाद आदित्यवाद के अनुसार केवल, जो मैंने आपको बताया था कि अद्वैतवाद में केवल भ्रम ही सत्य है, जो भ्रम है, जो परम तत्व वही सत्य है।
जबकि जगत मिथ्या है। लेकिन जो तर्क दिया गया है, क्योंकि अद्वैतवाद जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, यह असंगत है, क्योंकि अद्वैतवाद में जगत और जीव की पृथक सत्ता को नहीं माना ये जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अलग अलग वाद है, इसमें सिर्फ एक के बारे में बताया गया है, और भी ऐसे बहुत सारे वाद है, जैसे शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, सखी संप्रदाय, संप्रदाय भी बहुत है, वाद भी बहुत सारे, 3-4 तो है ही आई थिंक। शुद्धाद्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी है, और भी कई सारे हैं। जब आगे क्वेश्चन आएंगे हम आपको पढ़ाएंगे, तो इस बारे में हम और बात करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्थापना, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहे, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग आधुनिक होता है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, मतलब जो आधुनिकता है वो कोई जड़ नहीं है कि इस अगर आप टेलीफोन आ गया तो वो आधुनिक हो गया, उसके आगे भी चीजें आ सकती हैं। और यही इसमें लिखा है कि मूल्यों में परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग में आधुनिक युग होता है। जैसे 90s में रेडियो आया, ये सारी चीजें, और आज की डेट में फोन है, वाईफाई है, इंटरनेट है, तो हर हर स्टेज में, हर युग में आधुनिकता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर सही, डी ए गलत आर सही। अब इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों ही सही है। डी इसका सही हो जाएगा, दोनों सही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पहले रेडियो था, आज की डेट में फोन है, तो ये मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है ना। अगर ये शाश्वत हो जाएगा कि नहीं भाई रेडियो आ गया, वो अभी हमारे लिए आधुनिकता हो गई, अब इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, टेलीविजन आ गया, उसके बाद में हमें कोई भरना ही नहीं है, डिब्बा वाला टेलीविजन आ गया, एलईडी आया, एलसीडी आया, बहुत सी चीजें आ गई, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग में, हर युग आधुनिक होता है, बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो वो देख लेते हैं। यह सही है कि आधुनिकता कोई शाश्वत और स्थायी मूल्य नहीं है, बल्कि यह है मूल्यों में परिवर्तन का प्रतीक है। आधुनिकता का अर्थ बदलाव है, और बदलाव लगातार होता रहता है, चाहे वह किसी भी मूल्य या परंपरा से संबंधित हो। इसी कारण हर युग अपने समय में आधुनिक माना जाता है। इसीलिए स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के वीडियो में, आज की सीरीज में 10 की जगह 15 क्वेश्चन रखे गए थे, और कल से हम 2019 के बारे में पढ़ेंगे। उसके एक अलग से प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसके भी 10-10 क्वेश्चन करके आपको डिस्क्रिप्शन के साथ कराए जाएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो आपको पूरा एक पेपर लाइक 2018 का, 2019 का पूरा पूरा करवाया जा सकता है, पर उसमें डिस्क्रिप्शन देना काफी मुश्किल हो जाएगा। स्थापना, देशभक्ति, संस्कृत राग चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा, और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। क्योंकि, रीजन में हमेशा क्योंकि जोड़ना है, साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानायक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। आपको बताना, देशभक्ति, संस्कृत राग चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा, और मेनली यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बात की जा रही है। औदात्य से परिपूर्ण नाटक है, वो औदात्य से परिपूर्ण नाटक है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो थी उसमें, ठीक है। और उसमें ब्रेख्त के महानाटक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। ये आपको बताना ये सही है कि नहीं है, ठीक है। ए सही आर सही, बी ए गलत आर गलत, सी ए गलत आर सही, डी ए सही आर गलत। इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया था। ये सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त में आपको देशभक्ति, संस्कृत राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि, जो कि इसकी एक कमी भी मानी जाती है, मिलेगी। और ये औदात्य से परिपूर्ण नाटक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। पर साथ ही ब्रेख्त के महानाटक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये जो एक ये कोई ये स्टेटमेंट है, कथन है ये वाला, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आज भी, क्योंकि जो चंद्रगुप्त नाटक है वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसलिए आपको इस बारे में पता ही होना चाहिए। सॉरी। तो ए सही आर गलत के हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। यह सही है कि चंद्रगुप्त प्रसाद का नाटक, जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त देशभक्ति, संस्कृत राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और विस्तृत कथानक के कारण महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण है। लेकिन यह कहना कि इसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की सभी विशेषताएं भी मिलती है, सही नहीं है। इसलिए स्थापना सही है, लेकिन तर्क गलत है। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपसे कोई वीडियो भी छूटे ना। और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिए, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये नया चैनल है। जो भी मेरी जर्नी थी मैं वही शेयर कर रही हूँ, इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि आप भी इसमें हमारा साथ दें। इस वीडियो को शेयर करें, अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ में, एमए के दोस्तों के साथ में भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एमए से रिलेटेड भी आपको मिलेगी आगे चल के। ये यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com, ये हमारी जीमेल आईडी है। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे जुड़ के आप जितने भी कहते हैं, इस पे जुड़ के आप जितने भी हमारे हैं वो हैं, सॉरी, पीवाईक्यूज, नोट्स, अपडेट्स, वीडियोस के अपडेट्स वगैरह सब ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नमस्ते, या बाय।